मदद का हाथ। यह मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर एक आम नेता का रिसेप्शन रूम था। दिसंबर 1994 में इस दिन ऑर्डरली जानबूझकर अंदर बाहर भाग रहे थे और उनके समर्थक इधर उधर घूम रहे थे। शरद पवार अपने ऑफिस में बहुत बिजी थे, इसलिए रिसेप्शन रूम में भीड़ बढ़ गई। इंतजार कर रहे लोगों में एक 60 साल का बुजुर्ग भी था, जिसका चेहरा उसके ज्यादातर देशवासियों और देश के बाहर रहने वाले कई लोगों को जाना पहचाना था। सुनील दत्त 3 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे। दत्त को इंतजार करने की आदत थी। अप्रैल में संजय के पहली बार अरेस्ट होने के बाद से उन्होंने कई घंटे यहाँ या पवार के बंगले वर्षा के रिसेप्शन में बिताए थे। मुख्यमंत्री आजकल बहुत बिजी थे। दत्त और उनकी पत्नी इंदिरा गांधी और उनके परिवार के करीबी दोस्त थे और उनसे उन्हें बहुत दोस्ताना बर्ताव मिला था। दिल्ली में एक एमपी के तौर पर उनकी पावर में बैठे लोगों तक पहुंच थी। हालांकि नरसिम्हा राव सिर्फ आधे अधूरे वादे ही करते थे, लेकिन बॉम्बे में भले ही उनकी पार्टी सत्ता में थी, एक अलग अनुभव साबित हो रहा था। पवार ने आखिरकार जब दत्त से मिलने की इजाजत दी तो कहा कि मामला जुडिशियरी के हाथ में है, इसलिए वो बेबस है। दत्त ने जिंदगी भर मुश्किलों का सामना किया था। पिता की जल्दी मौत, पाकिस्तान से रिफ्यूजी होना, एक्टर के तौर पर शुरुआती मुश्किलें, उनके पहले डायरेक्टोरियल वेंचर यादे का कमर्शियल फेलियर, उनकी पत्नी की लंबी बीमारी और मौत, और उनके बेटे की ड्रग्स से लड़ाई। नरगिस की मौत के बाद उन्होंने एक एक्टिविस्ट के तौर पर उनका काम संभाला था। उन्होंने 1987 में तबाह पंजाब में शांति के लिए और 1984 में जापान में न्यूक्लियर हथियार खत्म करने के लिए मार्च किया था। उन्होंने 1984 में भागलपुर में दंगा प्रभावित लोगों के साथ काम किया था। उन्होंने इन सभी से निपटा था और उन्होंने नए संकट से हार न मानने का फैसला किया था। सांप्रदायिक दंगों के दौरान दत्त ने शिवसेना के बारे में बहुत कुछ कहा था और ठाकरे ने भी दत्त की कड़ी बुराई की थी। नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे के चुनाव क्षेत्र में ठाकरे के उम्मीदवार मधुकर सरपोतदार बार बार दत्त से हारे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ठाकरे ही अकेले ऐसे आदमी हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं और दत्त ने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। ठाकरे के बंगले मातोश्री कला नगर में भारी सुरक्षा थी और किले जैसी इमारत में हर जगह पुलिस वाले तैनात थे। हॉल शाखा प्रमुखों, इलाके की शाखाओं के प्रमुखों और महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के गांवों के नेताओं से भरा हुआ था। दत्त अकेले कांग्रेसी मौजूद थे और जब कई सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद आखिरकार उन्हें अंदर ले जाया गया तो हलचल मच गई। ठाकरे शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में बिजी थे क्योंकि असेंबली चुनाव पास थे, लेकिन दत्त के आने की खबर मिलने पर उन्होंने तुरंत मीटिंग टाल दी। ऐसा कुछ जो दशकों से उनके साथ काम कर रहे नेताओं ने उन्हें कभी करते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि दत्त को स्पेशल विजिटर रूम में ले जाया जाए। ठाकरे अपने हमेशा के भगवा सिल्क कुर्ता लुंगी और गले में रुद्राक्ष का हार पहने अंदर आए। शुरुआत अच्छी थी लेकिन थोड़ी अजीब थी। मैं आपके पास किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजबूर पिता के तौर पर आया हूँ, दत्त ने शुरू किया। ठाकरे ने उन्हें सब्र से सुना। इसमें थोड़ा समय लगा और कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे शिवसेना नेता बेचैन हो गए। आखिर में ठाकरे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो और उनकी पार्टी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दत्त उनकी आवाज में थोड़ी सी सच्चाई महसूस कर सकते थे। जब वो गए तो उन्हें एक अजीब सी तसल्ली थी कि जल्द ही अच्छी चीजें होंगी। बाल ठाकरे ने प्रधानमंत्री को फोन करके दत्त परिवार की मदद करने के लिए कहा। उन्होंने शिवसेना को आदेश दिया कि वे अब संजय दत्त के खिलाफ धरना न दें और न ही उनकी बुराई करें। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना का सपोर्ट संजय के पीछे लगा दिया, जिसके वे एडिटर थे। सामना को हालांकि सीरियस अखबार नहीं माना जाता था, लेकिन बॉम्बे में हर कोई शिवसेना की एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इसे पढ़ता था। अब तक अखबार ने संजय दत्त को विलेन के तौर पर दिखाया था। अब उन्होंने अपना गुस्सा दूसरे पसंदीदा शरद पवार पर निकाला, जबकि संजय को एक बेबस विक्टिम के तौर पर दिखाया गया। इस घटना से हैरान होकर कुछ कांग्रेसी नेता जो सुनील दत्त के साथ थे लेकिन चुप थे, संजय के लिए नरमी की वकालत करने लगे। पार्टी लाइन से हटकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग एक बार फिर संजय के सपोर्ट में आने लगे। दिलीप कुमार, राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के कई चक्कर लगाए और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एसडी से मिले। शर्मा ने फिर से कहा कि संजय की सजा उसके जुर्म से ज्यादा है। संजय को मेनका गांधी के रूप में एक ऐसा स्पोर्टर मिला जो पहले उनकी स्कूल की दोस्त थी और अब पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। उन्होंने संजय और टाडा के दूसरे कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग के लिए संजय बचाओ मंच शुरू किया, जो गलत तरीके से जेल में बंद थे। उन्होंने 1995 की शुरुआत में बॉम्बे में नेताओं से मिलकर राज्य और नेशनल लेवल पर फोरम के लिए सपोर्ट इकट्ठा किया।
फरवरी 1995 में महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद पहली बार एक कट्टरपंथी गठबंधन बीजेपी और शिवसेना पावर में आया। कांग्रेस की हार बहुत बुरी थी। 1990 के इलेक्शन में कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 141 मिली थी, जबकि शिवसेना को 52 सीटें मिली थी। 1995 के इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 80 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 72 सीटें मिली। पावर में आने के बाद शिवसेना ने संजय की रिहाई के लिए आवाज उठाई। उस अड़ियल जज की वजह से ही बेचारा संजय दत्त अभी भी जेल में सड़ रहा है। बाल ठाकरे ने 8 जुलाई 1995 को अपने पिता स्वर्गीय प्रबोधन ठाकरे के नाम पर बने बांद्रा फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के लिए जमा हुए अपने हजारों सपोर्टर्स की जोरदार तालियों के बीच गरजते हुए कहा। अपने 1 घंटे के भाषण में उन्होंने जज पटेल को हलकट, हठी और बायस्ड कहा और संजय को जेल से बाहर निकालने के सभी कदमों का क्रेडिट लिया। शुरुआत में सुनील दत्त खास थे, जिनका नाम नए फ्लाईओवर पर लगी पट्टिका पर भी खास था। संजय के जेल में रहने के दूसरे समय के दौरान रिया पिल्लई लगातार सपोर्ट का सोर्स थी। वे सितंबर 1994 से एक दूसरे को जानते थे। दूसरी पत्नियों और प्रेमियों की तरह वह भी संजय का खाना उन तक पहुंचाने के लिए आर्थर रोड जेल के बाहर घंटों इंतजार करती थी। जब वो 1995 की शुरुआत में डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की समस्याओं के कारण जे हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वह रेगुलर तौर पर उनसे मिलने जाती थी। उनके परिवार के साथ उनका रिश्ता शहर में चर्चा का विषय बन गया। ट्रायल के टेंशन और जेल की तकलीफों के बावजूद संजय फिर से खुश थे। हालांकि जुलाई 1995 में रिया खुद हॉस्पिटल में भर्ती थी। संजय बहुत दुखी था और उससे मिलने जाना चाहता था। उसने अपनी वकील काजल आनंद से पूछा, जिसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन संजय ने एक एप्लीकेशन दी और जज जे.एन. पटेल ने सबको हैरान करते हुए उसे मंजूर कर लिया। 22 जुलाई 1995 को संजय रिया से मिलने उसके घर गया, जब वो हॉस्पिटल से लौटी थी। जब वो पुलिस वैन में निकला तो फोटोग्राफरों ने उसे घेर लिया। पुलिस एस्कॉर्ट सायरन बजा रही थी, इसलिए सुबह के रश आवर में ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन इस बार किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेफेयर बिल्डिंग, चर्चगेट पर फोटोग्राफरों का एक और ग्रुप था। संजय अपनी गर्लफ्रेंड, परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन बिताने की उम्मीद से साफ तौर पर खुश लग रहा था। इसके बाद संजय की अपनी अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवरी कमाल की थी। उसने हिम्मत से सब कुछ सहने का पक्का इरादा दिखाया। 29 जुलाई को उनके 36वें जन्मदिन पर जब दिलीप कुमार उनसे जे हॉस्पिटल में मिलने गए, तो उन्होंने कहा, मैं संजय दत्त को बहुत पसंद करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने हर मुश्किल का हिम्मत से सामना किया। 1994 में पवार सरकार की बनाई एक स्टेट रिव्यू कमेटी ने सिफारिश की थी कि 5 डिफेंडेंट संजय दत्त और बंदूकें नष्ट करने में उनकी मदद करने वाले 4 लोग अजय मारवा, रूसी मुल्ला, केरसी अडाजेनिया और यूसुफ नुलवाला के खिलाफ साजिश के चार्ज हटा दिए जाएं। अगस्त 1995 में सीबीआई ने टाडा कोर्ट में एक अर्जी दी, जिसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन को संजय समेत 12 डिफेंडेंट को बेल पर रिहा करने पर कोई ऐतराज नहीं है। यह अंदाजा लगाया गया कि सबसे ऊंचे अधिकारियों ने उन्हें संजय की बेल दिलाने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल सीजे सावंत ने सितंबर 1995 में टाडा कोर्ट में कहा कि संजय और दूसरों के खिलाफ चार्ज बदले जाने चाहिए। उन पर सिर्फ टाडा के सेक्शन 3.5 के तहत चार्ज लगना चाहिए, जो किसी नोटिफाइड एरिया में बिना इजाजत हथियार रखने से जुड़ा है, न कि सेक्शन 3.3 के तहत, जो किसी आतंकवादी काम में मदद करने और उसे बढ़ावा देने से जुड़ा है। ये प्रोसिक्यूशन के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ था। सीबीआई इस समय तक मान जाती अगर संजय खराब सेहत के आधार पर जमानत मांगते, लेकिन राज्य सरकार के पलटने से वो बहुत नाराज थी, क्योंकि अब 60 दूसरे डिफेंडेंट भी ऐसी ही छूट मांग सकते थे और उनका पूरा केस कमजोर कर सकते थे। सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की गई। 11 सितंबर को टाडा कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कोर्ट के चारों ओर लगभग 2 ब्लॉक तक भीड़ जमा हो गई थी, जिससे गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया था। गली के कोने पर वंदना होटल में अच्छा बिजनेस चल रहा था। मीडिया के कई लोग थे, हालांकि उन्हें कोर्ट रूम के 15 फीट के दायरे में फोटो लेने से मना किया गया था। हर अखबार से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट में जाने की इजाजत थी। एसआरपी की 2 वायरलेस बटालियन और नैनोमीटर जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के दर्जनों पुलिस वालों ने भीड़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। ये बकवास अचानक बंद हो गई जब जज ने बोलना शुरू किया। बेल देना कोर्ट का अधिकार है, प्रोसिक्यूशन की नो ऑब्जेक्शन के बावजूद। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे कारण और सफाई लेकर आए हैं जो कानून के खिलाफ है।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट को इंसाफ दिलाने में मदद करनी थी, न कि इंसाफ से दूर रहना। प्रोसिक्यूशन ने आरोपी लोगों को नो ऑब्जेक्शन गैर जरूरी कारणों से दिया है। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि एप्लीकेंट्स के फैक्ट, सिचुएशन और हालात में कोई बदलाव नहीं आया है जिससे वे नए ग्राउंड पर बेल मांग सके। आखिरी बयान के साथ ही हंगामा मच गया। सुनील दत्त ने अपने वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का निर्देश दिया। ये 10 दिनों के अंदर जस्टिस JN रे, NP सिंह और B हसारिया की 3 जजों की डिवीजन बेंच के सामने किया गया। सिब्बल, जो एक शानदार रिप्रेजेंटेटिव वाले वकील थे, ने संजय की तरफ से बेंच के सामने बहुत अच्छे से बात की। जजों ने कहा कि वे 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। सुबह सुहानी थी। टाडा कोर्ट की बड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक सुबह के 10:40 दिखा रही थी, जो आमतौर पर कार्रवाई शुरू होने से 20 मिनट पहले होता है। डिफेंडेंट आमतौर पर अपने वकीलों से बात करने के लिए 10:30 बजे या उससे भी पहले आना शुरू कर देते थे। रिपोर्टर कोर्ट रूम और कैंटीन में जमा हो गए थे। संजय दत्त साफ तौर पर टेंशन में थे। उनके साथ उनके वकील सतीश मानेशिंदे और काजल आनंद थे, जिनके पास अपने सेल फोन थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच को उस दिन उनके केस पर फैसला सुनाना था। इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट 7 भी भरा हुआ था। देश के 2 सबसे मशहूर वकील कपिल सिब्बल और ललित भसीन संजय की तरफ से केस लड़ रहे थे। उन्होंने पिछली सुनवाई में अपनी दलीलें पेश की थी और फैसला आज सुनाया जाना था। जज पटेल के ऑर्डर को रद्द करने वाले एकमत से लिए गए फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस रे ने कहा कि जज JN पटेल CBI की नो ऑब्जेक्शन अर्जी को सही नजरिए से समझने में नाकाम रहे। संजय को 5 लाख रुपए की जमानत और कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने पर जमानत मिलनी थी। उन्हें जांच में रुकावट नहीं डालनी थी और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करनी थी। देश के आधे हिस्से में मानेशिंदे के सेल फोन पर घंटी बजी। ये दिल्ली से था। वो खुशी से चिल्लाए। पूरा कोर्ट रूम जश्न में डूब गया। अकेले संजय ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो हैरान लग रहे थे क्योंकि लोग उन्हें बधाई देने के लिए आगे आ रहे थे। सुबह के 11 बजे थे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। मानेशिंदे ने जज से संजय को कैंटीन ले जाने की इजाजत मांगी। बहुत खुश होकर संजय रो पड़े। कई रिपोर्टर उनका रिएक्शन जानना चाहते थे, लेकिन वो इतने हैरान थे कि बोल नहीं पाए। लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का 8 पेज का ऑर्डर अगली शाम तक बॉम्बे नहीं पहुंचा। 18 अक्टूबर को ही संजय आखिरकार जा पाए। उन्होंने दोस्तों और परिवार के साथ कारों के काफिले में स्टाइल में ऐसा किया। उन्होंने जेल स्टाफ को बहुत प्यार से विदाई दी। उन्हें विदा करने के लिए कई शुभचिंतक इकट्ठा हुए। काफिला प्रभादेवी के लिए निकल गया, क्योंकि संजय घर जाने से पहले सिद्धि विनायक मंदिर में प्रार्थना करना चाहते थे। शब्द न मिलने पर उन्होंने परिक्रमा की। करीब 1 घंटे बाद ग्रुप के लोग ठाकरे के घर के लिए निकल गए। मातोश्री पर ठाकरे उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए और संजय को गले लगाया। उसके बाद वे आखिरकार घर चले गए। केस जारी है। याकूब मेमन और उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को हिरासत में लेने के अलावा नवंबर 1993 में CBI के जांच संभालने के बाद जांच में कुछ खास बदलाव नहीं हुए। हालांकि पहले महीने में ही थोड़ी हलचल मच गई थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की पहली बरसी पर बैग और ब्रीफकेस में रखे 5 बम 5 लंबी दूरी की ट्रेनों में फट गए। बॉम्बे नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, जो कोटा के पास फटी, सूरत बॉम्बे फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस में, जो सूरत के पास फटी, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में, जो कानपुर के पास फटी, और हैदराबाद नई दिल्ली AP एक्सप्रेस में, जो हैदराबाद से ट्रेन के छूटने के तुरंत बाद फट गई। छठा बम बेंगलोर कुर्ला एक्सप्रेस में रखा गया था, लेकिन एक चौकन्ने यात्री ने लावारिस बैग बाहर फेंक दिया था। बम कम इंटेंसिटी के थे और इनमें 2 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। ये सीरियल ब्लास्ट से काफी मिलते जुलते थे और कई लोगों को शक था कि यह उसी का फॉलो अप था। CBI को केस देखने के लिए कहा गया और आखिर में धमाकों के मास्टरमाइंड की पहचान डॉक्टर मोहम्मद जलीस अंसारी के रूप में हुई, जो साउथ बॉम्बे के मदनपुरम में प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर थे, जिन्हें CBI STF ने 13 जनवरी 1994 को गिरफ्तार किया था। अंसारी पर सीरियल ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन्हें टाडा कोर्ट में पेश किया गया और कस्टडी में भेज दिया गया। अंसारी ने कबूल किया कि वह कट्टर अहले हदीस ग्रुप का मेंबर था और उसने पूरे देश में 54 बम धमाके करने का दावा किया, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्हें करना उसके लिए साफ तौर पर नामुमकिन था।
उसका काम करने का तरीका 12 मार्च 1993 को हुए 3 होटल बम धमाकों जैसा ही था, जहां एक्सप्लोसिव से भरे बैग खास जगहों पर छोड़े गए थे। लेकिन उसने जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए थे वे कम इंटेंसिटी के थे। उसके कम से कम एक साथी को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और अंसारी ने खुद दूसरों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। अंसारी 6 हफ्ते से ज्यादा समय तक सीबीआई की कस्टडी में रहा, जिसके बाद उसे फरवरी 1994 में ब्लास्ट केस से बरी कर दिया गया। बाद में उसे दूसरे केस में दोषी ठहराया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जनवरी 1995 की बात है। सीबीआई एसटीएफ के बोरिंग ऑफिस में रमन त्यागी अब बम ब्लास्ट केस की जांच कर रही टीम का एक जरूरी हिस्सा थे। जब फोन बजा जिससे उसका काम रुका तो उसने थोड़ी नाराजगी के साथ फोन उठाया। साहब, सलीम कुर्ला के बारे में फोन करने वाले ने उसकी आवाज पहचान ली थी। उसका क्या? त्यागी ने पूछा। वो हैदराबाद में है, मुझे उसके मकान मालिक का टेलीफोन नंबर पता है। मुझे नंबर दो, त्यागी ने ऑर्डर दिया। उसने उसे लिख लिया और कुछ और सवाल पूछे जिनका जवाब उसके इन्फॉर्मर ने दिया। त्यागी ने दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल किया और दूसरी तरफ वाले आदमी ने कंफर्म किया कि उनके पास एक किराएदार है जिसने अपना नाम अहमद पाशा बताया, जो त्यागी के बताए हुलिये से मिलता जुलता था। अफसरों की एक स्पेशल टीम तुरंत हैदराबाद जाने के लिए बनाई गई। प्लेन के टिकट बुक किए गए और दूसरी तैयारियां की गई। टीम उसी दिन निकल गई, जो सीबीआई के हिसाब से एक रिकॉर्ड है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होने वाला था। जिस कॉलर ने त्यागी को कॉल किया था उसने सलीम कुर्ला के बॉस अनीस इब्राहिम को भी बताया कि एक पुलिस पार्टी रास्ते में है। अनीस ने बदले में कुर्ला को अलर्ट किया। कुर्ला मई 1993 से फरार था। वो पहले बेंगलोर भाग गया था और वहां 1 साल तक रहा। फिर उसने बॉम्बे से एक पुलिस टीम को देखा और इस डर से कि वे उसे ढूंढ रहे हैं, पुणे चला गया। लेकिन उसे वहां सुरक्षित महसूस नहीं हुआ और बाद में वह हैदराबाद चला गया, जहां वो चिकोटी गार्डन्स के पास विजयश्री अपार्टमेंट्स में एक किराए के फ्लैट में रहता था। उसने शादी भी कर ली थी और उसका 1 साल का बेटा भी था। जब सलीम कुर्ला को पुलिस पार्टी के प्लान के बारे में पता चला तो वह तुरंत एक होटल में चला गया और फ्लैट से अपना सारा सामान निकाल लिया। जब सीबीआई टीम विजयश्री अपार्टमेंट पहुंची तो सलीम कुर्ला का फर्स्ट फ्लोर फ्लैट बंद और खाली था। वे इंतजार करने लगे। उन्हें शक नहीं था कि उन्हें उनके आने की चेतावनी दी गई थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि क्या उन्हें ताला तोड़कर फ्लैट में घुसना चाहिए। हालांकि आखिरकार उन्होंने अपनी निगरानी जारी रखने का फैसला किया। अगर कुर्ला की प्लानिंग में कोई कमी न होती तो वे शायद और इंतजार करते। वो अपना स्कूटर पीछे छोड़ आया था। शाम को कुर्ला ने अपने पुराने फ्लैट पर आकर स्कूटर लेने के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। जैसे ही रिक्शा पतली गली में मुड़ा और बिल्डिंग के ऊपर आया, एक ही समय में 2 चीजें हुई। कुर्ला ने इंतजार कर रहे अधिकारियों को देखा जिन्होंने छिपने की कोई कोशिश नहीं की थी और घबराकर ड्राइवर से वापस जाने को कहा। अगले ही पल रमन त्यागी ने देखा कि एक रिक्शा वापस मुड़ रहा है और वो उसकी ओर दौड़ा। वो कॉलेज में जेवलिन थ्रोअर था और उसके कोच ने उसके चौड़े कंधों की तारीफ की थी, लेकिन उसके एथलेटिक दिन अब पूरी तरह से बीते हुए कल की बात हो चुके थे। फिर भी बिना रुके वो दौड़ता रहा। जैसे ही रिक्शा और त्यागी ने रेस लगाई, मशीन को उस आदमी पर साफ फायदा था। हालांकि वो खुरदरी बजरी पर पूरी स्पीड से नहीं चल पा रही थी। त्यागी की सांस फूल रही थी, लेकिन वो हिम्मत से चलता रहा। उसने देखा कि मेन रोड तक पहुंचने के लिए रिक्शा को एक पतला मोड़ लेना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि रिक्शा मोड़ लेने के लिए धीमा हो जाएगा और उसने एक आखिरी बार जोरदार कोशिश की। रिक्शा उससे 1 सेकंड पहले मोड़ पर पहुंच गया। त्यागी को अचानक अपने कोच की बातें याद आई और उसने अपने कंधों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने रिक्शा का बीच वाला रॉड पकड़ा और पूरी ताकत से जोर लगाया, चिल्लाया, या अली मदद, जो एक पारंपरिक मुस्लिम लड़ाई का नारा है। उसे हैरानी हुई कि तेज रफ्तार रिक्शा फुटपाथ पर एक तरफ गिर गया। अंदर कुर्ला दर्द और डर से चीख रहा था। त्यागी भी गिर गया, लेकिन तुरंत उठकर कुर्ला को पकड़ लिया, जो रिक्शा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस समय तक दूसरे सीबीआई ऑफिसर त्यागी के पास आ गए थे। अगस्त 1995 में सीबीआई को गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) से एक लीड मिली। बॉम्बे के गुंडे आमतौर पर पड़ोसी गुजरात में पनाह लेते हैं जब उनका होम स्टेट बहुत खतरनाक हो जाता है। गुजरात पुलिस भी गुजरात के पोरबंदर के तट पर RDX, हथियार और दूसरी प्रतिबंधित चीजों की लैंडिंग की जांच में शामिल थी। ब्लास्ट केस में फरार बताए गए लोगों में से एक, जिसे ATS ने पकड़ा था, मोहम्मद सलीम मीरा मोयुद्दीन शेख था,
जिसे सलीम कुत्ता के नाम से ज्यादा जाना जाता था क्योंकि वो तमिलनाडु के कोट्टनल्लूर का रहने वाला था। उसे आपके बिजनौर के एक गांव से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन्हें पता चला कि वो ब्लास्ट केस में आरोपी था। उसे 20 अगस्त 1995 को बॉम्बे में CBI-STF को सौंप दिया गया। सलीम कुत्ता का कबूलनामा किसी बॉलीवुड की मजेदार कहानी जैसा था। उसके पिता मीरा मोयुद्दीन शेख बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट BPT में एक स्पेशल मुकादम थे। सलीम ने बॉम्बे के सेंट इग्नेशियस स्कूल और डोंगरी के खोजा खान मोहम्मद हबीब हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया और कुछ गुंडे बच्चों के ग्रुप में शामिल हो गया। अपनी टीनेज तक वह दंगों के कई मामलों में शामिल था और कई पुलिस स्टेशनों, पायधोनी, MRA मार्ग, बायकुला और कोलाबा में उसकी तलाश थी। 1980 के दशक के आखिर में उसने और उसके कुछ दोस्तों ने अर्जुन गैंग शुरू किया, जो इसी नाम की फिल्म से प्रेरित था, जिसमें सनी देओल और दूसरे बेरोजगार नौजवान, जो असल में ईमानदार होते हैं और अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, जब वे अन्याय से लड़ते हैं तो अनजाने में जुर्म की तरफ खींच जाते हैं। 1990 में उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और सलीम को पैसों की सख्त जरूरत थी। पुलिस भी उसके पीछे थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोहम्मद दोसा के भाई मुस्तफा मजनू से हुई। मुस्तफा ने उसे अपने गैंग की मेंबरशिप दी, उसे सुरक्षा का भरोसा दिया और उसकी मां के बिल भरने का वादा किया, जिसके लिए उसने उसे तुरंत 5000 रुपये दिए। मुस्तफा और मोहम्मद दोसा के पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे कॉन्टेक्ट थे। सलीम कुत्ता बेल पर रिहा हो गया और उसकी मां को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इस मेहरबानी से मुस्तफा और मोहम्मद को उसकी पूरी वफादारी मिल गई और सलीम उनका बॉडीगार्ड बन गया। वो टाइगर मेमन और मैकेनिक चाचा के बाद उनके गैंग में तीसरे नंबर पर था। अर्जुन गैंग अभी भी मौजूद था, लेकिन सलीम ने डोसा की तरफ से सोने के बिस्किट और चांदी की सिलियां पहुंचाने जैसी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां ले ली। सोना और चांदी रायगढ़ में उतारा जाता और डोसा के ऑफिस नखुदा मोहल्ला पायधोनी में पहुंचाया जाता। खरीदार वहां कीमतों पर मोलभाव करने आते थे। जब टाइगर मेमन दुबई चला गया तो सलीम कुत्ता गैंग में उसकी जगह आ गया। उनके मुताबिक दरार की वजह टाइगर की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक औरत थी जिस पर टाइगर और डोसा दोनों ही फिदा थे। उसी साल डोसा ने सलीम कुत्ता को स्मगलिंग रिंग में पार्टनरशिप का ऑफर दिया। डोसा और उसके भाई के अलावा दूसरे पार्टनर मैकेनिक चाचा और फिरोज अब्दुल रफीक थे। इन तीनों पार्टनर को स्मगल किए गए सोने की कुल रकम में से हर एक को 5% हिस्सा मिलना था। सलीम कुत्ता ने महसला और दिघी में चांदी की कम से कम 8 लैंडिंग में हिस्सा लिया था। उसने मैंगलोर कोस्ट पर भी कई लैंडिंग में हिस्सा लिया था और वहां उसे लैंडिंग एजेंट से मिलवाया गया था। कहा जाता है कि उसने मुस्तफा के कहने पर हत्याएं भी की। जनवरी 1993 के दंगों के दौरान कुत्ता डोसा के साथ था जब डोसा को दुबई से मुस्तफा का फोन आया। सलीम समझ गया कि मुस्तफा महसला के जरिए बॉम्बे हथियारों का कंसाइनमेंट भेजने के लिए बेचैन था। डोसा लॉजिस्टिक कारणों से राजी नहीं था, लेकिन आखिरकार मान गया। डोसा के लैंडिंग एजेंट शब्बीर कादरी और उत्तम पोद्दार को 9 जनवरी को लैंडिंग का इंतजाम करने के लिए कहा गया और सलीम कुट्टा को सुपरवाइज करने के लिए भेजा गया। रात के अंधेरे में उन्होंने 300 चांदी की सिलियां, लगभग 30 लकड़ी के क्रेट और उतने ही कैनवस बैग उतारे। सलीम ने अंदाजा लगाया कि बक्सों में AK-56 और मैगजीन थी, जबकि कैनवस बैग में RDX था। माल को बांट दिया गया। ज्यादातर ट्रकों में गुजरात भेज दिया गया, जबकि बाकी लैंडिंग एजेंट कादरी के रायगढ़ वाले घर पर जमा कर दिया गया। सलीम बॉम्बे लौट आया। बाद में उसे पता चला कि मुस्तफा ने न सिर्फ महसला और दिघी को हथियार और एक्सप्लोसिव भेजे थे, बल्कि गुजरात के पोरबंदर में उसके लैंडिंग एजेंट पुंजू मिया और फारूक लोटा ने और भी लैंडिंग कराई थी। जनवरी के आखिर में मोहम्मद डोसा ने कुट्टा और अर्जुन गैंग के 5 और लोगों कयूम सजनी, यूसुफ बटला, शोएब बाबा, सैयद कुरैशी और अहमद लंबू के लिए दुबई के टिकट खरीदे। मुस्तफा ने वीजा का इंतजाम किया। दुबई में वे कुछ हफ्तों तक डेरा टावर्स में मुस्तफा के ऑफिस में रुके। एक बार मुस्तफा सलीम को दाऊद इब्राहिम के आलीशान बंगले पर ले गया। अपने कबूलनामे में सलीम ने उस आलीशान घर के बारे में पूरी जानकारी दी। उसने दाऊद के घर पर हुई एक मीटिंग के बारे में भी बताया, जिसमें छोटा शकील, सलीम तलवार, एजाज पठान, हाजी अहमद, मुन्ना अब्दुल्ला, मुस्तफा और अर्जुन गैंग के 5 और लोग शामिल थे। दाऊद ने करीब 1 घंटे तक हिंदुओं और बाबरी मस्जिद गिराने और दंगों में उनके रोल के बारे में भड़काऊ बातें की। उसने अपने सुनने वालों से जालिम राज के खिलाफ उठकर बगावत करने को कहा। उसने मुस्तफा को उन लोगों के पासपोर्ट इकट्ठा करने को कहा जो इस एक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, ताकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ले जाने का इंतजाम किया जा सके।
कुत्ता जाने को तैयार नहीं था। हालांकि अर्जुन गैंग के दूसरे सदस्य जोश में थे। वे पांचों एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद गए और लौटने पर उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकाला, कैसे उन्हें एक पहाड़ी पर बने कई कैंप में से एक में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और कैसे ट्रेनिंग के बाद उन्हें घूमने फिरने ले जाया गया। वे ट्रेनिंग कैंप में बॉम्बे के कई दूसरे नौजवानों से मिले थे। उन्हें AK-56 हैंड ग्रेनेड चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने सलीम को बताया कि उन्होंने कुछ दूरी पर दूसरे कैंप देखे थे जहां बोस्नियाई मुसलमानों को सर्बों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था। अर्जुन गैंग के पांचों आदमी बॉम्बे लौट आए, जबकि सलीम कुत्ता दुबई में ही रुक गया। कुछ दिनों बाद मोहम्मद डोसा के कहने पर वो सोने के तस्करों से मिलने काठमांडू गया और फिर बॉम्बे लौट आया। धमाकों वाले दिन वो बॉम्बे में था, लेकिन उसने उनमें हिस्सा नहीं लिया था। धमाकों के बाद सलीम को पता चला कि डोसा के कुछ आदमी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने उसका नाम लिया था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो दिल्ली भाग गया और वहां से उसने सुना कि उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। वो पूरे समय डोसा के संपर्क में रहा और उसकी तस्करी की एक्टिविटी में हिस्सा लेता रहा। डोसा उसे बताता था कि कहां जाना है और क्या डिलीवर करना है। वो अर्जुन गैंग के भी टच में था, जिसके सभी मेंबर अभी भी फरार थे और डोसा के साथ काम कर रहे थे। यह आखिरी खुलासा चौंकाने वाला था। मॉडर्न वॉरफेयर में ट्रेन 5 साल से ज्यादा समय तक छिपने में माहिर और मुस्तफा जैसे अमीर आदमी के लीडरशिप में अर्जुन गैंग बॉम्बे को तोड़ने वाले जुर्म जैसा दूसरा क्राइम करने में काबिल है। सलीम कुत्ता का सिर्फ तीसरा बयान था जिसने दाऊद इब्राहिम को ब्लास्ट से जोड़ा। पहले 2 बयान दाऊद फांसे और उस्मान गनी ने दिए थे। मोहम्मद कसम लाजपुरिया, जिसे मैकेनिक चाचा के नाम से बेहतर जाना जाता है, 6.5 साल से ज्यादा समय से फरार था। वो कुछ समय के लिए काठमांडू में था और फिर दुबई में, जहां मोहम्मद डोसा ने पक्का किया था कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो। मैकेनिक चाचा ब्लास्ट केस में घोषित अपराधियों की लिस्ट में थे। लिस्ट अब घटकर 33 लोगों की रह गई थी और उनकी डिटेल्स इंटरपोल के पास थी। 1980 के दशक की शुरुआत में जब डोसा बॉम्बे सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा था, तो उसका सेलमेट मैकेनिक चाचा था, जिसे स्मगलिंग के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। तब उसका बॉस यूसुफ पटेल था। डोसा ने चाचा को उसके साथ आने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे चाचा ने ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी संभाली, डोसा के लैंडिंग ऑपरेशंस को सुपरवाइज किया। जब डोसा ने उनसे हथियार और एक्सप्लोसिव्स की डिलीवरी लेने के लिए कहा, तो चाचा ने मना नहीं किया। हथियारों और RDX की पहली लैंडिंग 9 जनवरी को दिघी में हुई थी। इसे मुस्तफा मजनू ने भेजा था। वॉकी टॉकी पर चाचा ने कुट्टा और अर्जुन गैंग की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया था। कंसाइनमेंट का एक हिस्सा पोरबंदर और जामनगर भेजा गया था। मुस्तफा ने सख्त निर्देश भेजे थे। कलाशनिकोव गन और RDX को बड़े करीने से बांटा गया था। कुछ कार्टन सूरत और रायपुर भेजे गए थे और बाकी को बॉम्बे और रायगढ़ के सेफ हाउस में छिपा दिया गया था। जब 12 मार्च को धमाके हुए तो मैकेनिक चाचा को एहसास हुआ कि किसी और डॉन ने उनके बॉस को पछाड़ दिया है। दुबई में बिताए 4 साल अच्छे रहे। शुरू में उसने डोसा का बिजनेस देखा, बाद में उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। फिर भी स्टॉकर्स का डर उसे कभी नहीं गया। उसे यकीन था कि इंडियन एजेंसियां उसके बारे में सब जानती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दुबई में था वे कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानता था कि बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा कानून की पकड़ से बाहर है, लेकिन वो ये भी जानता था कि छोटे लोग हमेशा बेकार होते हैं। जब डोसा ने 1 नवंबर 1999 को उससे काठमांडू आने को कहा, तो उसके पेट में गांठ सी महसूस हुई। काठमांडू अब उसके जैसे लोगों के लिए कोई पनाहगाह नहीं रहा था। लेकिन तब कोई भी जगह सच में सुरक्षित नहीं थी। जून 1995 में सऊदी अरब में उमराह करने जाते समय तौफीका जलियावाला की मौत हो गई थी, जब उनकी कार रियाद के पास पहुंच रही थी। कहा जाता है कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन चाचा को यकीन नहीं हुआ। 4 नवंबर को जब वो काठमांडू के लिए फ्लाइट में बैठा, तो उसे ये देखकर राहत मिली कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। ये राहत थोड़ी देर के लिए थी। जब प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और उसने इमिग्रेशन क्लियर किया, तो उसने पाया कि CBI उसका इंतजार कर रही है। इब ने पहले ही उसे फोन करके जरूरी लोगों को बता दिया था। CBI के DSP AK सिंह ने चाचा के स्वागत की तैयारी कर ली थी। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि चाचा को रक्सौल में गिरफ्तार किया गया था, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। उसे दिल्ली ले जाया गया और वहां से बॉम्बे ले जाया गया, जहां उसे STF अधिकारियों को सौंप दिया गया।
पूछताछ के दौरान चाचा ने वही कंफर्म किया जो इन्वेस्टिगेटर पहले से जानते थे और कुछ नई डिटेल्स भी बताई। उदाहरण के लिए, जब मेमन का विस्फोटकों का कंसाइनमेंट 3 फरवरी को शेखारी में उतरना था, तो डोसा ने खुद कस्टम अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी, जबकि चाचा ने उस समय के कलेक्टर भारद्वाज को मेमन के 9 फरवरी के शेखारी कंसाइनमेंट के बारे में बताया था।